हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आई होप आप सभी बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो फाइनली आज हम अपनी यूनिट नंबर 17 पे आ चुके हैं। देखिए, हमने यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ओवरव्यू से स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर किया, फोर्थ किया, देन उसके बाद हमने फिफ्थ चैप्टर किया, देन उसके बाद हमने सिक्स्थ किया, देन उसके बाद हमने सेवन्थ किया, देन एट्थ किया। देन आपको पता है हम लगातार कंटिन्यूस लेवल पे सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करते जा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते जा रहे हैं। सो फाइनली आज हम कैश मैनेजमेंट पढ़ते हैं। देखो, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो भी एक ही टॉपिक पे बनते हैं मोस्ट ऑफ। सबसे पहले यहाँ पे मोटिव पूछा जाता है और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही ले चलती हूँ। चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कैश को मैनेज करने का, ये दिसंबर 2022 में आया था। और दिसंबर 2023 के अंदर पता क्या था कि पर्पस ऑफ द कैश बजट क्या होता है और इसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, वो बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा। सो यहाँ पे सबसे पहले कैश मैनेजमेंट का मतलब समझ लेते हैं। कैश मैनेजमेंट होता क्या है, एक स्टोरी के साथ समझाने की कोशिश करूंगी कि जिससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्या नाम है इसका, कैश और मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट का मतलब पता है आप सभी को, क्योंकि अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो वहाँ भी मैंने बताया था मैनेजमेंट का मतलब होता है हर एक चीज़ इफेक्टिव वे से, हर एक चीज़ सही ढंग से हो। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक्टिविटी के ऊपर अपने कंट्रोल बनाए रखे, उसके ऊपर प्लानिंग बनाए रखे। उसके पास, मैनेजर के पास हर तरह की क्या होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि अगर इन केस एडवर्स कंडीशन आ जाए तो मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इसको करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मैनेजर कहते हैं। अब बात आ रही है कैश के मैनेजमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपके घर कोई फंक्शन है, ठीक है, और मान लीजिए शादी का ही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर हम शादी का एग्जाम्पल लेंगे। मैंने कहा आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपकी मेन रिक्वायरमेंट कितनी है, मेन रिक्वायरमेंट आपकी 10 लाख रुपीज़ की है, बट क्या किया आपने, अरेंज कितना कर लिया। एक तरफ केस ले लेते हैं 15 लाख का, एक तरफ केस ले लेते हैं आपके 8 लाख का। अब देखो, चाहिए 10 लाख है, आपने अरेंज कर लिए 15 लाख और एक तरफ कर लिया आपने 8 लाख रुपए। दोनों ही सिचुएशन बुरी है। मैम बुरी कैसे है, यहाँ पर तो चलो हम मान सकते हैं कि चलो खतरा हो सकता है कि हमें चाहिए 10 थे, कमी पड़ गई है, 8 लाख के है हमारे पास, 2 लाख की कमी हो गई है। बट यहाँ पे बच्चे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, आप कहीं से बैंक से लोन ले रहे हो, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो 5 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। बेफालतू का आपको अपने पास क्या करना पड़ेगा, पॉकेट से पैसे बाहर निकालने पड़ेंगे। सो इसलिए बोला गया है कि आपको ना तो ज़्यादा कैश रखना है ना ही कम कैश रखना है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट है कैश को अरेंज करने की या फिर कैश को मेंटेन करने की, वो बढ़ा रहे हैं, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने चलो किसी से अरेंज नहीं की, ये पहला केस हो गया। मैंने अगर मान लीजिए बाहर से अरेंज किया, जिसके कारण मेरे को इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा था, पेमेंट करनी पड़ती। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी और मेरे पास घर में ही, मेरे बैंक बैलेंस में, बैंक नहीं, चलो मैं अपने घर में ही लेके चल रही हूँ, मेरे घर में ही मेरे पास 14 लाख रुपए अवेलेबल है। ठीक है, बट यूज़ कितने का है, 10 लाख का है। रिक्वायरमेंट मेन कितनी है, 10 लाख की है, बट मेरे पास तो एक्स्ट्रा में 4 लाख है भाई। घर में रखा क्या 4 लाख का 4,80,000 हो जाएगा, 4 लाख का 4,90,000 हो जाएगा, 4 लाख का 5 लाख हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपको उसको पैसे को एनहांस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने इसको इन्वेस्ट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको अपने पास रखे क्या कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ। ये मेरे लिए क्या है, एक आइडियल कॉस्ट है, राइट। मीन्स की ऐसी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है जो कि हमारे पास ज़्यादा में पैसा रखा है और उसको मैं इन्वेस्ट ना करके अपने पास ही रख रही हूँ, जिसके कारण मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इन्वेस्टमेंट करने पर, वो नहीं मिल रहा। यस या नो, राइट। सो कहने का मतलब अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं, मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे को 10% एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स की 40,000 रुपीज़ मुझे इसके ऊपर मिलेंगे, तो 4 लाख का 4,40,000 हो गया ना। तो यहाँ पर कैश मैनेजमेंट में इन्हीं बातों की, ये जो बातें समझाइए ना तो कैश ज़्यादा होना चाहिए ना ही कैश कम होना चाहिए, दोनों के ऊपर मेन आंखें गड़ा के रखता है ये मैनेजर। ठीक है, बिल्कुल अपनी जो आइज़ है उसके ऊपर
कहते हैं ना कि जैसे कि एक सुपरवाइजर होता है, हर एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कलेक्शन की जाती है, मैनेज किया जाएगा और यूटिलाइज किया जाएगा कैश को। ये नहीं है कि आपने कलेक्ट कर लिया, मान लीजिए बाहर से आपने पैसा कलेक्ट किया, 10 लाख रुपए कलेक्ट कर लिया। अब 10 लाख रुपए कलेक्ट किया है, जिस मेन पर्पस के लिए कलेक्ट किया है उस पर्पस के लिए उसको यूज होना जरूरी है, अदरवाइज इसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, राइट। अच्छा, बात की जा रही है कैश मैनेजमेंट की, चाहे आप बात करो वर्किंग कैपिटल के चैप्टर की, जो हमने चैप्टर नंबर हमारे पास सेकंड था, यूनिट नंबर सेकंड नहीं 16 थी, उसके अंदर डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल होता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म की जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, शॉर्ट टर्म की जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए, उन ऑब्लिगेशन को टाइमली परफॉर्म करने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, राइट। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पैसा होगा, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या बैंक की फॉर्म में हो, ड्राफ्ट की फॉर्म में हो, चेक की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में हो, या फिर नियर बाय कैश की फॉर्म में हो। नियर बाय कैश का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी लिक्विडिटी इतनी हाई होती है कि जब चाहे उसको मार्केट में हम सेल कर सकते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं। ऐसी सिक्योरिटी जिसको हम टाइमली किसी भी टाइम पर, मतलब कि विद इन 3 मंथ आप उनको क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो, इसकी उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है। तो कैश मैनेजमेंट जरूरी है कंपनी के अंदर, क्यों, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि मैंने कहा मुझे अभी रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो आपके पास इंस्टेंट पैसे होने चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, मीन्स कि ऐसे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, अगर आपके पास कैश नहीं है तो ऐसे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए जिसको मैं ईजिली विद इन अ लेस एफर्ट मैं उनको कैश में कन्वर्ट कर सकूं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैंक हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, या भी कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर जितनी ज़्यादा हाईली लिक्विडिटी सिचुएशन होने वाली है, कंपनी के अंदर लिक्विडिटी होने वाली है, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है हमें, राइट। अगर कोई मेरे पास एकदम से अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मेरे पास अगर कैश होगा या फिर मेरे पास कोई सोर्सेज होने वाला है नियर बाय कैश, तो मैं उसको ईजिली उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा सकती हूँ, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हूँ। यस या नो। तो कैश मैनेजमेंट में यही बात की गई है कि यहाँ पर केवल कैश को अरेंज करना नहीं, कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको यूटिलाइज करना भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इज इट क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, आपको पता है बात। अच्छा, कैश मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया? रीज़न यही है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजर होता है वो इंश्योर करे कि बिजनेस के अंदर हम मेंटेन करके चले ऑप्टिमम कैश बैलेंस। मैम, ऑप्टिमम कैश बैलेंस का मतलब क्या है कि कैश को अरेंज करने में, या फिर मैं कहूँ कैश को होल्ड करने में जितना भी खर्चा आ रहा है वो खर्चा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये हम आगे बाउमल मॉडल के अंदर पढ़ेंगे, मिलर एंड बाउमल मॉडल के अंदर डिस्कस किया गया है कि ना तो आपका कैश क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कैश आपके पास कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को, कहीं हम अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिससे कि 4 लाख के 4,40,000 बन रहे थे हमारे, ठीक है। और अगर पैसे कम हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट किस चीज़ की हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी लिक्विडिटी की, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारा बिजनेस क्या है डिस्टर्ब हो जाएगा, मीन्स की डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने में हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन आ गया समझ में, ये आपको ओके, ये मीनिंग है, ये मीनिंग है जो भी समझाया। कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपनी को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, कि कैश को बहुत अच्छे से मैनेज करे, क्योंकि कैश को होल्ड करने की भी लागत होती है, पता है। कैश को होल्ड करने की लागत मीन्स कि जब, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास ना महीने के अंदर ना बस इतनी इन्वेंट्री यूज़ होती है, मीन्स कि रॉ मटेरियल इतना ही यूज़ होता है, ठीक है। आपने अगर इससे ज़्यादा मंगवाया तो आपको ज़्यादा एरिया चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, यस या नो? क्या हाँ जी चाहिए। तो मैंने कहा कि इससे ज़्यादा मैंने मंगवा ली, मैंने कहा कि एक बार ऑर्डर करने से मेरे 500 रुपये खर्चा हो रहा था,
तो मैंने क्या किया, एक बार में ही सारा का सारा ऑर्डर मंगवा लिया पूरे साल का। कहते ठीक है, ऑर्डर का कॉस्ट तूने तो कम कर लिया, बट उसको रखने की कॉस्ट तूने इंक्रीज कर दी, मीन्स की वेयर हाउस के अंदर जो खर्चा है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से कैश को होल्ड करने की भी लागत आती है। ठीक है, ठीक है। इसका कैश मैनेजमेंट को स्टडी करने का बस एक ही मकसद है, एक नहीं, ये 4 मकसद है। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या है, आपको रिड्यूस करनी है लिक्विडिटी का जो रिस्क होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम कभी आपके सामने नहीं आनी चाहिए कि हाँ आपके पास रिसोर्सेज तो हैं बट उसको आप कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे, तो फायदा क्या भाई ऐसे रिसोर्सेज का। तो केवल और केवल आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम होनी चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम होनी चाहिए, कि ऐसी आइटम जो कि नियर बाय कैश है, जिसके कारण आपकी लिक्विडिटी की सिचुएशंस कभी भी रिस्क जो है अराइज नहीं होगा। हमें इंश्योर करना होगा कैश जो है हमारे पास अवेलेबल है हमारे डे टू डे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, फॉर द डेली ऑपरेशन करने के लिए। मिनिमाइज द आइडल कैश। आइडल कैश समझ में आएगा, इसकी फालतू का पैसा नहीं रखा ना आपने को, उस पैसे को आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है सरप्लस को, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपके पास ये ज़रूरी है कि आप कैश बैलेंस को हर टाइम टू टाइम मेंटेन करें, कि इस बार जैसे कि होते हैं ना कि आपका ओपनिंग बैलेंस है, आपका क्लोजिंग बैलेंस है, अगर कम है ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा है तो उसके कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मोटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करो इसकी चीज़ के ऊपर कि कैश को होल्ड करने का मेन मोटिव क्या होता है। अब देखो कैश को मेन पहला मोटिव क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है कि आप अपने पास कैश इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन दैट मीन्स हमें या तो सेल कर सकते हैं या फिर हम कुछ खरीद सकते हैं। सेल करने का मतलब क्या है कि सामान हमने खरीदा और उसके बदले में हमने कैश में पेमेंट कर सकते हैं। बाय एक सेकेंड, ये ऊपर वाले में आएगा, मैं एक सेकेंड। सेल का मतलब क्या हुआ कि हमने एसेट्स को बेच दिया और उसके बदले में हमारे पास क्या आएगा, मनी रिसीव होगी। तो कैश सेल में तो क्या होगा, पैसे हमारे पास इन फ्लो होने वाले हैं, पैसे हमारे पास आने वाले हैं। बाय का मतलब क्या है कि हम कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया है, ये पेन खरीदा है, ठीक है, मेरे पास ये सामान आ तो गया पर उसके बदले में मेरी पॉकेट से क्या गए हैं, पैसे गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटफ्लो होने वाला है। तो मुझे इनफ्लो और आउटफ्लो को दोनों को देखना है, इन दोनों की मैचिंग करनी है। ये देखना है कि हमारे पास ये तो नहीं है कि ज़्यादा पैसा बचा हो, कि इनफ्लो हमारे पास ज़्यादा हो आउटफ्लो के कंपैरिजन में। तो इस केस में सरप्लस की सिचुएशन आ रही है, सरप्लस की सिचुएशन आ रही है, तो इस पैसे को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये इस तरीके से सिचुएशन आए कि इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिफिसिट की प्रॉब्लम आती है, मीन्स की कमी नज़र आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपके आगे होंगे समझ। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या होता है प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या है कि जब आपके पास कैश किस चीज़ के लिए काम आते हैं, जब आप सोच रहे हो ना उससे बिल्कुल हट के आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, मीन्स कि अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस होती है उनको हैंडल करने के लिए हमें तब भी कैश की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइमेट के अंदर क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रही है, कोई भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपके जो डेटर्स थे, ठीक है, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे आपको पैसा रिसीव करना होता है, उनको बोला जाता है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद ये डेटर ये बोल दे कि हम तो पैसा नहीं देते, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे का नुकसान हो गया। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपने सोचा था कि इससे मेरे को 10,000 रुपये आएंगे और इस 10,000 रुपये को मैं आगे रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए यूज़ करूँगा, पर पता लगा कि ये तो 10,000 आए नहीं आ रहे ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी के पास इतना अवेलेबल स्टॉक होना चाहिए कैश का कि इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने में किसी भी तरह की हर्डल ना हो। इसे बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन इन अ कलेक्शन फ्रॉम द डेटर से पैसा कलेक्ट करने में हमारे के पास क्या हो सकती है, या फिर ये कहे कि मेरे को 3 महीने का समय दो, 3 महीने पूरे होने के बाद फिर कहते हैं कि नहीं मेरे को 6 महीने का समय दो, ये तो डिले हो रहा है। अब इसके वजह से हम अपना रॉ मटेरियल थोड़ी ना लेट खरीदेंगे भाई, है ये कह रहा है कि दिवाली के बाद देंगे, भाई हमें तो दिवाली पे अपनी जो सेल को इंक्रीज करना है, अपना स्टॉक लगाना है मार्केट के अंदर, तो क्या आप इसकी वजह से रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट आता है कैंसलेशन ऑफ द ऑर्डर बाय द कस्टमर।
कस्टमर ने बहुत हैवी ऑर्डर किया था, ठीक है, और एट द पॉइंट जब आपका बन गया है, ठीक है, उस कस्टमर ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं सेलर को नुकसान हो रहा है। या फिर मैं कहूँ कि आप जो सामान खरीदने वाले थे उस सामान की जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग कॉस्ट है, वो बढ़ गई है, तो इसके कारण भी आपको उतना पैसा आपके पास रखना पड़ेगा कि इस तरीके की इवेंट अगर आ जाए तो आप उनको इजीली फेस आउट कर सकें। स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब क्या होता है? स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है जो कभी कभार आते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास कोई मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि कोई बिजनेसमैन क्या कर रहा है, अपने दुकान को उठा रहा है, कहते हैं ना कि अपनी दुकान खाली कर रहे हैं, तो उस टाइम वो क्या करता है कि कम दामों पर वो आइटम क्या कर देता है, सेल कर देता है। अब आप वो सेल कर रहे हैं, आप बाय तभी कर पाएंगे भाई आपके पास जब पैसे होंगे, यस या नो। अगर मैंने कहा कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में कैश अवेलेबल है तो ऑब्वियस ही बात है इस जो अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब जब क्या करते हैं दुकानदार या फिर मैं कहूँ कि कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करने वाला व्यक्ति क्या करता है, लो प्राइस पर अपने रॉ मटेरियल को खरीदता है और उसको बनाता है, उसकी मदद से कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसको फाइनली उसी सेम प्राइस पे सेल कर रहा है जो कि फाइनली प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट में सेल होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये कभी कभार मार्केट में होता है कि आप कम प्राइस में सामान खरीद के महंगे प्राइस में कहीं और बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं ना, ये आपने मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में भी किया होगा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर की आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं उसको, वैसे, ठीक है। नेक्स्ट जाता है कंपनसेटिंग बैलेंस। कंपनसेटिंग बैलेंस का मतलब होता है कि आपके बैंक में कहते हैं ना कि मिनिमम 1000 रुपये तो भाई होने चाहिए, ये कंडीशन होती है कि आपके बैंक में मिनिमम 500 रुपये तो होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं बैंक वाले आपके सामने नोटिस सेंड कर देंगे या फिर पेनल्टी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब मैंने कहा कि मेरी बहुत सारी ट्रांजेक्शन बैंक से होती है मेरी ट्रांजेक्शन बैंक से, कि कोई मैं बाय कर रही हूँ तो वो भी ट्रांजेक्शन बैंक से हो रही है, मैं सेल कर रही हूँ तो भी ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, बैंक से हो रही है, पेमेंट रिसीव भी बैंक से हो रही है, पेमेंट आउट भी बैंक से हो रही है, ठीक है। बट मेरे बैंक में तो भैया 500 रुपये है। अब बैंक इन पेमेंट को करने के लिए और रिसीव इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ तो अमाउंट चार्ज करेगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जब क्या करते हैं कि आपको अगर आपके बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा तो क्या बैंक वाले अपनी फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड की है क्या उसको वो चार्ज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीज़न कि आपके पास इस वजह से भी कैश होल्डिंग होनी चाहिए कि किसी को कंपनसेट करना है। कंपनसेट दैट मीन्स बैंक वाले आपका काम करें, उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं। दैट्स इट, सो सिंपल। समझ में आया मोटिव ऑफ द कैश होल्डिंग। नेक्स्ट जाता है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है, आइडल जो कैश होता है उसको मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। इसको अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे को क्या हो सकता है, रिटर्न मिल सकता है उस सरप्लस अमाउंट पे, ठीक है। मैं रिड्यूस करूंगी बोरोइंग कॉस्ट को। ये नहीं है कि मैंने 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 15 लाख रुपए उठा ली तो 5 लाख के ऊपर जो मेरे को एक्स्ट्रा में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का मतलब क्या है कि मैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के अंदर एक बैलेंस बना के रखूं कि ना तो मेरे पास क्या है ज्यादा हो, अगर ज्यादा इनकेस हो भी जाता है, हो जाता है, जरूरी नहीं है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ हमारे पास इतना ही कैश होना चाहिए। अगर इनकेस हो भी जाता है तो उसको इन्वेस्ट कर दो, अगर कम है तो उसको अरेंज कर लो, बट रेगुलर बेसिस के ऊपर इनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, कैश फोरकास्टिंग एंड कैश बजटिंग क्या होता है? माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से सुना। फोरकास्टिंग का तो मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जस्ट ओनली एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हाँ जी फ्यूचर में क्या रहने वाला है। अच्छा, फ्यूचर में किस तरीके से रहने वाला है उसको डिजाइन करेगा बजटिंग, मीन्स कि प्लान करेगा, उस प्लान के ऊपर नजर बनाए रखेगा, कंट्रोलिंग करे रखेगा, तो उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या होना चाहिए, कैश फोरकास्टिंग, क्या कैश बजटिंग, जो एक्चुअल में उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, प्रैक्टिकली प्लान किया जा रहा है और उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, वो कैपिटल बजटिंग है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके मेथड्स के ऊपर कि कैश बजटिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन में नजर आया होगा कि जो एग्जाम के अंदर कि कैश बजट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश रेशो क्या होती है, कैश मैनेजमेंट मॉडल और द बाउमल मॉडल, और इसे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे मिलर और मॉडल को, ठीक है। कैश बजट का मतलब मैंने अभी बताया कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं
कि फ्यूचर में हमारे पास कैश कितनी आने वाली है, कैश रिसिप्ट कितनी होने वाली है उसको एस्टिमेट करेंगे, और कैश पेमेंट कितनी होने वाली है। अब रिसिप्ट का मतलब क्या है कि पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, मीन्स कि आप सेल करेंगे या फिर डाटर से कलेक्शन करेंगे या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी उससे क्या मिलने वाला है, आपको इनकम मिलने वाला है, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में भी मिल सकता है बच्चे, वो डिविडेंड की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, कैश पेमेंट का मतलब क्या है कि आपको पेमेंट भी करनी पड़ सकती है, आप सामान खरीद भी सकते हैं, आप वेजेस को भी पे कर रहे हैं, आप सैलरी पे कर रहे हैं, आप बिल पे कर रहे हैं, कुछ भी पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पॉकेट से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। सो सिंपल। अच्छा, बजट को तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले अब मैंने इसको पता है एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपको +2 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड क्या होता है कि अगर आपकी रिसिप्ट है तो ओपनिंग बैलेंस में क्या कर दो, ऐड कर दो, अगर आपने पेमेंट किया तो ओपनिंग बैलेंस में से लेस कर दो। सो सिंपल। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड का मतलब क्या होता है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि जितने भी, अब देखो आपने नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस से लेकर आते हो। आपको पता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे तैयार होती है, सबसे पहले क्या होती है, आपकी जर्नल की एंट्री होती है, जर्नल से फिर वो लेजर के अंदर जाती है, मीन्स की सिमिलर नेचर की जो एंट्रीज होती है वो एक ग्रुप में आ जाती है, उसे लेजर कहते हैं। देन उसके बाद वो क्या होती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, राइट। ट्रायल बैलेंस में एक तरफ होती है आपकी डेबिट साइड, एक तरफ होती है आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं ये आते हैं, और जितने भी आपकी एसेट्स होती है ये आती हैं। क्रेडिट साइड में आपकी जितनी भी इनकम्स होती हैं, ठीक है, ये आती हैं, और आपकी कैपिटल और आपकी लायबिलिटी आती है, राइट। इसी के बेसिस पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इसी के बेसिस पे हमारा बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, अच्छा मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो केवल और केवल हम एक्सपेंसेस और इनकम को लेते हैं। यस, यहाँ पर सेम एज इट इज क्राइटेरिया में डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, क्रेडिट साइड आपकी सारी की सारी इनकम आ जाएंगे। बट बैलेंस शीट में क्या होगा कि जो आपकी यहाँ पे डेबिट साइड में है वो बैलेंस शीट के आपके राइट हैंड साइड में आ जाती है। आपको पता है एसेट साइड हमारी इधर साइड आती है और कैपिटल और लायबिलिटी साइड हमारी इधर साइड आती है। ठीक है, बात लिखी गई है एडजस्टेड प्रॉफिट की। एडजस्टेड प्रॉफिट होते हैं मीन्स कि ऐसी आइटम्स के बारे में बात की जा रही है जो कि आपकी नॉन कैश आइटम होती है। मैम नॉन कैश आइटम जैसे कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे कि आपकी गुडविल हो गया, जैसे कि आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मेंशन होते हैं और आपकी बैलेंस शीट में मेंशन होती है, तो उनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट आगे समझ में, सो सिंपल। नेक्स्ट जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो नाम से समझो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, कैश का मतलब क्या होता है, मनी या मनी के इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है, जो कि मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको बताया। फ्लो का मतलब क्या होता है, चेंज। मीन्स कि आज अब देखो मैंने कहा कि ये जो वाटर है मैंने यहाँ बोतल में डाल रखा है, इस बोतल को उठा के मैं गिलास में डाल दूँ, गिलास से उठा के मैं किसी भी जग में डाल दूँ तो चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जितना भी मनी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको शो की जाती है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पूरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कितना कैश का मूव हो रहा है, कितना कैश का इन दैट मीन्स पैसा आ रहा है, कितना पैसा आपका जा रहा है। इसको हम नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द 3 एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी इज द आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि पैसे को अरेंज करने में कितना पैसा आपके पास आया और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना दिया, वो यहाँ पे मेन किया जाता है। कितना पैसा आपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में लगाए, आपकी आउटफ्लो है, और सेल की तो आपके पास इनफ्लो हो रहा है। सेल करने से क्या होगा, पैसा आपकी पॉकेट में आएगा। यहाँ पे मेन बात है, आपको यहाँ पे चेंज दिखाना होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, जो इन दोनों एक्टिविटीज में नहीं आता वो आपकी ऑपरेटिंग इसकी वर्किंग कैपिटल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे आइटम्स आती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ द कैश फ्लो रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से ली थी उसको आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ एक परसेंटेज में, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको कंपेयर करना थोड़ा सा इजी रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैश फ्लो रेशियो आर द फाइनेंशियल रेशियो यूज द डाटा फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू बी मेजर द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेकआउट करने के लिए हम जो भी हमने कैश फ्लो ऊपर से देखा है उसको हम क्या करने वाले हैं, रेशियोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, इसकी रेशियोज आपको ना काफ़ी सारी दी गई है। पहले रेशियो बात करते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज से बिलोंग करती है।
किससे? डे टू डे एक्टिविटीज से, ठीक है। कहने का मतलब आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के रिगार्डिंग बात करें तो जितना भी ये कहते हैं कि कितना आपके पास आपके बिजनेस से आप पैसा जनरेट कर पा रहे हैं और उस जितना आपने पैसा जनरेट किया है उसमें से कितने टाइम्स आप अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख रुपए। मीन्स कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में 5 गुना कमा रहे हो, जो कि बेटर पोजीशन है। समझ में आया? मीन्स कि अपनी इनकम को देखना है और अपनी इनकम का वो आप कह रहे हो कि कितने % आप इसको कमा रहे हो, ठीक है, कि जिससे आपकी लायबिलिटी इजीली पे हो जाए। देखो क्या लिखा हो, कैन बी कंपनी कैन बी पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विद द कैश जनरेटेड फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटी। आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से जो भी कैश जनरेट हुआ है उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो टू डेट रेशियो। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो लिखी हुई थी, अब यहाँ पे डेट रेशियो लिखी हुई है। डेट रेशियो का मतलब क्या होता है? जो आपकी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में बात की जा रही है कि क्या कंपनी एबल है कि वो अपने टोटल डेट को पे ऑफ कर सके। सेम एज इट इज फॉर्मूला कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो अपॉन में टोटल डेट, ठीक है। फ्री कैश फ्लो रेशियो का मतलब क्या होता है? जहां पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनली अब हमारे पास कैश अवेलेबल है हमारे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के बाद, राइट, उसे बोला जाता है। मीन्स कि मान लीजिए मैंने पैसे कमाए 10 लाख रुपए और मेरे खर्चा हो गया, मैंने कहा कि मैंने मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये कुछ सामान खरीदे जिसमें मेरे को 8 लाख रुपए लग गए, बाकी का बचा है मेरे पास 2 लाख। सो सिंपल। अब आ जाते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल, जो कि बाउमल मॉडल ने दिया हुआ है। आपको एक बात बताती हूँ, दो मॉडल है। एक तो कहता है कि जो हमारा जो कैश का जो मूवमेंट हो रहा है ना, एक सेकेंड, मूवमेंट हो रहा है, एक तो कह रहा है बिल्कुल कांस्टेंट है, एक कह रहा है भाई कांस्टेंट नहीं है, ये फ्लक्चुएट करता है। कांस्टेंट कहने वाला पर्सन कौन है? बाउमल मॉडल है। और इस कमी को देखते हुए नेक्स्ट मॉडल आया मिलर और मॉडल का। समझो क्या कहते हैं। इसकी अजम्पशंस ये है कि जो आपका कैश का इनफ्लो हो रहा है, चाहे वो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसने प्रेडिक्ट किया कि भाई फ्यूचर में मेरा इतना ही कैश आएगा, इतना ही कैश जाएगा। कांस्टेंट रेट है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसने कहा कि फर्म कन्वर्ट द सिक्योरिटी इनटू द कैश एट द फिक्स रेट, कि फर्म के पास अगर कैश है, सरप्लस में कैश है, उसको क्या कर दो? मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, मैंने क्या किया? शेयर से, कैश से मैंने क्या किया? सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो थोड़ी बहुत तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है नहीं लगती? क्या लगती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है नहीं लगती? यस लगती है। वो कहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है ना, ये भी क्या रहने वाली है? फिक्स्ड रहने वाली है। इज इट क्लियर? दूसरा, तीसरा कि फर्म के अंदर कोई भी रिजर्व नहीं रहने वाला है। ओके ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये लाइन पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। कि कैश मैनेजमेंट मॉडल इज द अनदर डिवाइस ऑफ द कैश मैनेजमेंट विच इज यूज्ड टू determine the optimum cash balance. Mentioned the earlier, optimum cash balance is determined by the establishment the balance between the liquidity and profitability. मैं आपको इनको दोनों के बीच में रिलेशन बताऊं तो ये होता है बिल्कुल नेगेटिव। ये अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर भी डिस्कस किया था। क्यों होता है नेगेटिव रिलेशन? लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा रखा है, ठीक है, ज़्यादा कैश अब मेरे पास अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मीन्स कि कैश को जो अदर देन द कैश है, जो कि नियर बाय कैश, उसको कैश में कन्वर्ट करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑलरेडी क्या रखा है? कैश रखा है। अच्छा, इसका फायदा तो ये है कि आपकी लिक्विडिटी रिस्क क्या है? रेज नहीं होता है। पर इसका नुकसान बताऊं ज़्यादा पैसा रखने का, कि रखा पैसे की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि इन केस आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते तो इन्वेस्टमेंट करने से जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होती वो नहीं मिलेगी, तो इसीलिए बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लिक्विडिटी तो इंक्रीज हो रही है बट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, मैंने कहा कि कैश मेरे पास क्या है? प्रॉपर अमाउंट में, या मैं कहूँ कि लेस अमाउंट में, ठीक है, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा का जो पैसा था ना वो क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। तो इन्वेस्ट किया तो मुझे वहाँ से क्या मिली? मुझे वहाँ से इनकम जनरेट हुई। इनकम जनरेट हुई तो मेरे पास क्या नज़र आया? मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आई, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, बट लिक्विडिटी का रिस्क जो है
लिक्विडिटी का रिस्क जो है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पर कैश को ज्यादा रखने से आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे कैश को कम रखने पर आपकी लिक्विडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इनके बीच में इसलिए बोला गया है अपोजिट रिलेशनशिप है, राइट। और इन दोनों के बीच में जो लिक्विडिटी के कारण मीन्स कि पैसे को अपने पास रखने के कारण हमारे पास जो कॉस्ट आती है ना, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर मैं कहूँ कि होल्डिंग कॉस्ट। की कैश को रखने की कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट होती है। और इन्वेस्टमेंट करने से जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या आपको इतनी बात क्लियर है जो मैंने आपको समझाया? इज इट क्लियर, राइट। यहाँ पे देखो जो भी मैंने बोला आपको, हाई लिक्विडिटी और द हायर कैश बैलेंस का मतलब क्या है, एक्सेसिव कैश केप्ट इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा रखा हुआ है, जिसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, आप इंटरेस्ट जो आपको मिलना था वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप अपनी लिक्विडिटी का रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं, और उस टाइम आपको जो अपने पास रख रहे हैं, पैसे को अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कम पैसा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, इन्वेस्टमेंट किया तो आपने अर्निंग की होगी, है ना। अच्छा, जब मैंने कैश को सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट किया, सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जहां पर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और जो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो एक दूसरे के इक्वल हो, तब मेरे को क्या कहूंगी मैं, मेरा ऑप्टिमम कैश बैलेंस रहने वाला है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये ग्राफ है, ये कहते हैं कि ये मेरे पास कैश का लेवल इधर साइड है, कैश का लेवल इधर साइड है, और ये मेरे पास कॉस्ट है। ये कहते हैं कि आपके पास कैश है अवेलेबल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं जैसे जैसे अपने पास कैश की अमाउंट को बढ़ाती जाऊंगी, मीन्स कि मेरे पास पहले 2 लाख थे, फिर 10 लाख हुए, फिर 12 लाख हुए, मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर रही, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रही, तो उस टाइम देखो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अपने पास रखने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है, यस। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पर जब मैंने अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो मेरी जो क्या है कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, इनके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे देखो, जब कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस उधर की ओर बढ़ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऊपर की ओर जा रही थी, नहीं जा रही थी। अच्छा, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हुई थी, नीचे की ओर। जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी ना, तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे थी, देखो। तो तभी कह रहे हैं इनके बीच में ना अपोजिट रिलेशनशिप है, इसलिए ये इस तरीके से काटी में हुए। ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट होगा, ये आपका ऑप्टिमम लेवल होगा, ऑप्टिमम कैश लेवल होगा। इस लेवल पर आपको अपने कंपनी के अंदर पैसा रखना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला ये रहने वाला है जो आपके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का था ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला था, सेम एज इट इज यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अच्छा, जो कमी इसके अंदर थी, जो कमी मिलर और बाउमल मॉडल के अंदर जो कमी थी, उसने कमी को कंप्लीट किया मिलर और मॉडल ने। ये कहता है कि भाई जो बाउमल मॉडल ने कहा है कि जो कैश का जो लेवल है, कैश का बैलेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। उसने कहा कि नहीं भाई, कांस्टेंट नहीं, फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी। कहने का मतलब कि हम एक लेवल बना देंगे, मान लीजिए ये लेवल मैंने सेट कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कैश नहीं रखूँगा और इससे कम मेरे पास होना नहीं चाहिए। अगर कम हुआ तो मैं उसको अरेंज करूँगा। अरेंज करने के साधन क्या होंगे, ऑब्वियस ही बात है, या तो मैं किसी से लूँगा, या फिर मैंने कहीं सिक्योरिटी में, मेरे पास बहुत सारी सिक्योरिटी थी, उसको मैं सेल कर दूंगा। सेल करने से क्या होगा, सिक्योरिटी तो मेरे पास से चली जाएगी, उसके बदले में मेरे पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा। तो मैंने एक लेवल सेट कर दिया, एक लेवल को बोला मैंने अपर लेवल, दूसरे लेवल को बोला मैंने लोअर लेवल, और इसके बीच में एक पॉइंट मैंने बना दिया, कि ये आपका मीडियम लेवल है, कि इन केस आपका टच यहाँ पे कर जाए। मैंने कहा कि आपको यहाँ पे टच कर दिए, पॉइंट यहाँ पे टच किया, तो कंपनी वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि इतना ज़्यादा पैसा आप नहीं रख सकते कंपनी में, इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं रख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने का मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। आप क्या करो, इस चीज़ों को, सरप्लस को इन्वेस्ट कर दो अपनी सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो मैंने क्या किया, बाय की है यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। बाय करते ही पैसा मेरे पास से गया, पैसा जाते ही मैं इस लेवल को टच किया, ठीक है।
अच्छा, इन केस मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पे टच हो गई है, मेरे पास कैश का बैलेंस यहाँ पे टच हो गया कि मैं इससे नीचे नहीं जा सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी मैंने खरीदी हुई थी उस सिक्योरिटी को मैं सेल कर दूँ, जिसके कारण मैं अपने वापस कैश के लेवल को टच कर दूंगी। तो यहाँ पर एक अपर लेवल है और एक लोअर लेवल है, उस लेवल को आपको टच करना है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस यहाँ पे देखो फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है, अगर इसको टच कर रही है तो आप अपनी सिक्योरिटीज को बाय करेंगे, ठीक है, पैसे को यूज किया जाएगा। अगर नीचे टच हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, सेल की जाएगी। इसके बीच में ना ये जो स्प्रेड है ना, जो ऐसे ये जो स्प्रेड है इसको डिनोट किया गया है Z से, ठीक है। ये जो स्प्रेड होता है इसको अगर मैं बताऊं तो ये 2Z होता है और ये सिंपल Z होता है, ठीक है, और ओवरऑल को हम बोलते हैं 3Z, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यही बात लिखी हुई थी जो मैंने आपको समझाया कि कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर द रैंडम एंड फ्लक्चुएट, रैंडम फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देयर इज द मिनिमम कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस जो कि लोअर लिमिट मैंने आपको डिफाइन की, जब लोअर लिमिट पे टच करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी को सेल करके पैसे की अरेंजमेंट करके आपको वापस ऊपर लेवल पे आना पड़ेगा। अगर आप ऊपर वाले टच पे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैसों को यूज करना पड़ेगा। और यूज करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स के बाइंग कर रहे हैं और अपने कैश का यूज कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो समरी आप देख सकते हैं कि बाउमल मॉडल को क्या कहता है, मिलर एंड मॉडल क्या कहते हैं। ये तो कहता है कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं रहने वाला, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी फिक्स रहने वाली है। यहाँ पे कैश की नीड की रिक्वायरमेंट जो है आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरह किया गया है, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, कैसे होगा कि आपके पास जो इनफ कैश है उसको संभाल के रखो, जो एक्स्ट्रा कैश है उसको इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम करंट रेशो और लिक्विड एसेट टेक्स्ट रेशो भी कहते हैं इसको। लिक्विड रेशो का मतलब क्या है, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग बात करती है कि क्या कंपनी इतनी कैपेबल है कि उसके पास इतना पैसा हो, इतने करंट एसेट्स हो कि अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सके। दैट मीन्स करंट जो एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशो का। और लिक्विड रेशो का क्या होता है, आपके पास क्विक एसेट्स बोल दूँ या फिर मैं एसिड रेशो क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है। इसका फॉर्मूला ही होता है। टर्नओवर के बारे में बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, जो कि हमने कैश फ्लो रेशो के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। ये वैसे ना आपकी ना रेशो वाले चैप्टर में है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पे ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, आप अपने ट्रेजरी बिल में कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में कर सकते हैं, कॉल मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि मैम ये होता क्या, क्योंकि इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है ये बिल्स, ठीक है, गवर्नमेंट को जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कमर्शियल पेपर आपका अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड तो पता ही है, इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सभी, आई होप करते होंगे, एमकॉम के अंदर हैं आप। कॉल मार्केट क्या होता है कि आप कॉल करके फाइनेंस को अरेंज कर रहे हैं विद इन अ नाइट या फिर 14 डेज तक की होती है, ठीक है, बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होती है ये। तो चलो आपका ये हो गया चैप्टर फिनिश। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, कैश फ्लो कैश मैनेजमेंट की समरी नीचे दी हुई है, टू द पॉइंट आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। एग्जाम में जाते हो ना तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, पॉइंट्स में दिक्कत है या फिर आपको कोई चैप्टर एक्सेस नहीं हो रहा है, वीडियोस का लिंक नहीं मिल रहा है। इवन वैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे ना तो आपको एक सेकेंड, आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे नज़र आएगा, दिखाई दे रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ बनाई हुई है मैंने, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे। और आपका जो कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर वाला, जो MCQ 01 क्या था, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। MCQ 07 मोस्ट ऑफ हो चुका है। सो उम्मीद करेंगे जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती होगी। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते तो ₹9 आपको पे करना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के साथ कांटेक्ट कर लेना, वो आपको गाइड कर लेंगे कैसे आपको इन PDFs को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।